ऐसी तकरीरों में कई अंतर होते हैं। जहाँ कानून का कोई खौफ ना हो, वहाँ पर ये जराइम जो है वो हमेशा बढ़ जाते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है। एक सिस्टमैटिक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू उस गुर्बत को इराडिकेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। मैंने जीसी में नहीं पढ़ा, ये मेरा ख्वाब था। एक पार्टी जो है वो मुखालफत कर रही है सरफराज की टीम में आने पर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज जुमेरात का दिन है और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सहरिश ज़ुहैब। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम खान। और जुमेरात बड़ी मुराद वाली बात होती है, कल जुमा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आज बहुत सारे लोग हमने देखा है कि अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो अच्छे अच्छे कामों के साथ सहरिश मेरे ख्याल में कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के शुरू में हम करें, जिसे हम कोट ऑफ द डे कहते हैं, जिससे हो सकता है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। लेकिन ये हमारी कोशिश है, अमल आपने इस पर करना है। तो आज की अच्छी बात है, वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। यानी अगर डरोगे तो मरोगे भाई साहब। अगर आपने करना है कुछ खास तो अपने अंदर के डर को मारिए और जीत की लगन और जीत के जुनून को जगाइए। इन अदर वर्ड्स, डर के आगे जीत है। हाँ, लेकिन ये ब्रांड हो गया, आई एम सॉरी। नहीं, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत तो है ना, बात तो ठीक है ना। कॉपीराइट ना लग जाए ना। क्यों लगेगा, हम कौन से ब्रांड का नाम ले रहे हैं। बड़ी खबर शामिल करते हैं। अमीर अफराद पर मजीद टैक्स लगाकर गरीब को रिलीफ देना चाहिए। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की IMF चीफ से मुलाकात के बाद इजहार ख्याल। दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें जारी। जनरल असम्बली से खिताब कल तय। और सिंध में कच्चे के डाकू, कराची में पक्के के डाकू बेलगाम। नए आदाद-ओ-शुमार ने सबको चौंका कर रख दिया। राजनी के दौरान हर 64 घंटे में एक शख्स के कत्ल का इंकशाफ। गली मोहल्लों की लूटमार पिछले 8 माह में 100 जाने ले जा चुकी है। पानी सबसे ऊपर जा चुका। हुकूमत को कच्चे के साथ पक्के वाले डाकुओं को भी मुस्तकिल बंदोबस्त के बारे में सोचना होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, कौमी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान। आज मुतवक्के शायकीन सरफराज अहमद और अबरार अहमद की टीम में शमूलियत के लिए पुरुमीद। हसन अली की भी स्क्वाड में एंट्री की खबरें जेरे गर्दिश। और आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मामला मुतनाज़ हो गया। वज़ारत ख़ारजा का किसी भी ऐसे मुकाबले से इजहार ला ताल्लुकी। मुत्तहिदा अरब इमारात से भी मामले का नोटिस लेने के लिए मुतालबा। फैशन मॉडल एरिना रॉबन ने नवंबर में मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ऐलान कर रखा है। तो जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे ये वाकई ये जो मिस वर्ल्ड बनने जा रही थी, खुद को मिस यूनिवर्स इन्होंने खुद को प्रिपेयर किया होगा, तो इनके लिए तो काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि मामला ये अजीब हो गया, मुतनाज़े बन गया। नहीं आओ देखते हैं अब इस पर क्या होता है, कोई ऑन करता है नहीं करता। इस हवाले से गवर्नमेंट ने क्लियरली स्ट्रेट अवे कह दिया जी कि कोई भी ऐसे उठ के नहीं जा सकता बगैर गवर्नमेंट के सलाह मशवरे के या उनकी रिप्रेजेंटेशन के बगैर। कोई भी पाकिस्तानी दुनिया भर में से उठ के ये थोड़ी क्लेम कर सकता है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए जो है ये कॉन्टेस्ट लड़ना चाहता हूं। ये कुछ होती है रिजर्वेशन। खैर, टॉप ट्रेंड की जाने बढ़ते हैं जी। ICC वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड में शामिल हो चुका है। और गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड कप 2023 के ऑफिशियल गाने को रिलीज किया गया है, जिसको सार्फिन की जानिब से सख्त नापसंद किया गया है जी। मेगा अवार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे, दिल जश्न जश्न बोले बोलते हुए प्रीतम साहब को जो कि ट्रेन के ऊपर खड़े हुए हैं और एक सस्ती सी साउथ इंडियन फिल्म के एक्शन हीरो लग रहे हैं, और उनके साथ साथ एक जोकर वाले पर्पल सूट में, मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, ना ही ये तंजिया गुफ्तगू है जी, बिल्कुल जो पर्पल सूट बैटमैन के जोकर ने पहना हुआ होता है, वही पर्पल सूट और वही स्टिक ले करके रणवीर सिंह साहब जो है वो अपनी हाइपर एक्टिव एनर्जी जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो जो कैंडी शॉप वाला एक मूवी आई थी जिसके अंदर वो चॉकलेट फैक्ट्री वाला जो सीन था, उसके कभी जिम कैरी बन रहे हैं, कभी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा फ्लैग भी उन्होंने दिया है। बाकी सबके झंडे जो हैं वो बहुत बड़े बने, लेकिन पाकिस्तान का झंडा जो है वो बहुत ही छोटा सा उन्होंने कोशिश किया है कि जितना छोटा कर सके उतना ठीक है। लेकिन मेरी जान के पाकिस्तान ODI की नंबर 1 टीम है अभी तक।
वो 50 रन के ऊपर जो आपने श्रीलंका को गुड लक दिया था, IPL का जो दिया था, चूरन बुरन जो भी था, उसके बावजूद भी आप नंबर 1 नहीं हो सके। तो झंडा भले भी आप जितना भी साइज में छोटा कर दें, लेकिन उसका वजन जो है उसे आप कम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है फहीम कि ये लोग चीज समझते हैं कि म्यूजिक और ये डांस ये शायद हमारी मिरास है, इस तरह का काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, तो ये शायद खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब इस मैदान में आप ही बादशाह हैं, तो लिहाजा अली जफर से सब फरमाइश कर रहे हैं कि भाई आप आए मैदान में कुछ बना के दिखाएं। ये जो इन्होंने मजाक किया है इसे खत्म करें। कहना जी भाई हाजिर है और भाई हवाकी हाजिर है। दूसरा ट्रेंड है जनाब, वो सरफराज ट्रेंड कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान क्रिकेट के मेगा इवेंट से कबल सारिफीन ने सरफराज को कौमी स्क्वाड में शमूलियत के लिए आवाजें उनके लिए बुलंद कर दी है कि भाई इनको भी तो लेके आओ, कोई बात करे, इनकी वापसी बहुत जरूरी हो गई है। तो PCB से सरफराज को वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन के लिए जोर लगा रहे हैं सारिफीन। उनकी परफॉर्मेंस की वीडियोस शेयर की जा रही हैं और हजारों सारिफीन ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि जी सरफराज को मौका मिलना चाहिए, धोखा नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। सरफराज ने जब भी उन्हें मौका दिया गया है सरफराज को, तो उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो धोखा नहीं देते। हाँ, अलबत्ता जो आखिरी सीरीज जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था उसमें उन्होंने धोखा नहीं दिया था। लेकिन यार आप तो हर खिलाड़ी के बारे में यही बात करते हैं कि जी आज उनका दिन नहीं था, तो उस सीरीज में सरफराज का दिन नहीं था। काफी डिसहार्ट हो चुके हैं, मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस भी दोबारा वापस आ जाएगा। और अनफिट हुए थे जिसकी वजह से जो है वो सीरीज से निकाले गए। कोई वो उनके ऊपर सीरीज का इल्जाम नहीं था, एक आध मैच था जिसके बाद वो अनफिट हो गए थे और फिर इसीलिए कहते हैं जी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन सरफराज के जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने यही सोचा कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। खैर, अगला ट्रेंड है जी हैप्पी बर्थडे BBZ। जियाले कायद और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह भी ट्रेंड में शामिल है। टॉप ट्रेंड में सार्फिन अपने कायद से मोहब्बतों का इजहार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है उन्हें बहुत सारी मुबारकें भी दे रहे हैं और उनके लिए काफी अच्छा कार्ड्स बड़े मजे मजे के बनते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पिक्चर्स लगा के या उनके बचपन की पिक्चर्स लेके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्ड्स भी बनाए गए हैं और उनको मुबारकबाद उनकी सालगिरह की दी गई है और कहा गया कि जी आप हजारों साल ऐसे ही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर अपने लीडर को इस तरीके से ये लोग विश कर रहे हैं। एनी हाउ, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात हो जाए कराची शहर कायद में बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची वालों को भी बिलाखिर थोड़ी सी बारिश नसीब हो गई है। कराची में आज भी बारिश का इम्कान है, हब्स काफी हो रहा है ना, बहुत शदीद। और देखिए कि अगर महकमा मौसमियात के बारे में बात करें तो उनके मुताबिक आज कराची के साथ साथ बालाई और वस्ती पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी जो है वो बारिशों का इम्कान मौजूद है। मजीद अपडेट के लिए महकमा मौसमियात से जो है वो हमें ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता हो जाए। पर जहां तक आप बारिश की बात करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि बारिश के बाद जो है वो कीचड़ शदीद हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत जाम है। यकीनन आपको भी इसका सामना करना पड़ा होगा और मैं भी इसी का सामना करते हुए आया। और एक जो एपिसोड आपने बताई, बड़ी बुरी सी एपिसोड अभी आप जिक्र कर रही थी, जरा उसका जिक्र आवाम से भी कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत मुझे बुरा फील हुआ, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि मैं जो भी वो हजरत गाड़ी में जा रहे थे मैं उनको रोक के कुछ कह नहीं सकती, वरना मैं जरूर कहती। आप यकीन कीजिए इतना बुरा मुझे लगा कि जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं, हम तो गाड़ी में होते हैं ना, हमें नहीं फील होता कि जब टायर एकदम किसी खड्डे में गया तो जो कीचड़ उड़ के बाहर आता है वो समटाइम हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं किस किस पर गिर रहा है, हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता, हम अपनी किसी सोचों में होते हैं या हम जानबूझकर उड़ते हुए जा रहे होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बाइकर थे जिनके साथ स्कूल के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो कि आगे अपने ज़ाहिर उनके वालिद होंगे, उनके साथ बैठे हुए थे यूनिफॉर्म्स और बैग्स के साथ। किसी ने ऐसे कीचड़ उड़ाया कि सारे सॉक्स उनके गंदे हो गए, स्कूल शूज गंदे हो गए, यूनिफॉर्म गंदे हो गए, बैग गंदे हो गए। बेचारा मुड़ के देख रहा था कि मैं क्या किसको रोकूं, कैसे कहूं, और वो उड़ते हुए चले गए जिन्होंने उड़ाया था। इतना बुरा फील हुआ। कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ शर्म करो, कोई हया करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं तो कहूंगा कि जी ख्वाजा साहब ने जो है वो इनके लिए ही कहा होगा। और जाहिर सी बात है, जो लोग खुद बचपन में स्कूल नहीं जाते या जिनकी तरबियत ऐसी होती है, उनकी तरबियत सड़कों पर नजर आ जाती है। अगर आपको अंदाजा होता है इस बात का, आप इस किसी वाक़े से गुजरे होते तो ऐसा कभी ना होता। आपने ख्याल रखना है, इनका मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा ना जरा इस पर हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं या जिनका ज्यादा रोड्स पर आना जाना रहता है, प्लीज इस चीज का खास ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और कभी कभी गलती से भी हो जाता है क्योंकि अंदाजा नहीं होता, तो ये इसमें भी एहतियात कायम रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है।
नहीं, आवाज के साथ साथ खड्डा भी तो नजर नहीं आता ना, हमारी सड़कों का भी तो कसूर है। खैर, वज़ीर आज़म साहब की बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी IMF चीफ क्रिस्टलियाना, इनका नाम जरा जॉर्जियो से मुलाकात नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, जॉर्जियो से मुलाकात हुई है उनकी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही है। IMF चीफ ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को अमीर अफराद से मजीद टैक्स देना चाहिए और गरीब तबके की हिफाजत करनी चाहिए। यानी कि वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि IMF को दुश्मन नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि अमीरों से टैक्स लो, गरीबों को सब्सिडी दो, रिलीफ दो। यही तरीकाकार है। साबिक सफीर ने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। बिल्कुल, अली सरवर नकवी साहब इस वक्त फ़हीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर साहब। जी अली सरवर साहब, हम जब देखते हैं ना कि हमारे मुल्क के सरबरा की मुलाकात हुई IMF के चीफ से, तो पता नहीं क्यों फौरन से पाकिस्तानी अवाम एक तवक्को लगा लेती है कि शायद कोई ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू रही हो कि हमें आगे आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल जाए। तो हम ये तवक्को रखें या नहीं रखें? ये इस तरह तो नहीं होता है कि मुलाकात होगी तो फौरन कोई नहीं, कोई मुद्दा तो बयान किया होगा ना निगरान वज़ीर आज़म ने। जब देखिए ये एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है ना, अभी IMF का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें 3 अरब डॉलर मिले हैं और ये अब कंटिन्यू करेगा। उसकी अपनी एक मियाद होती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से वो पूरा प्लान किया जाता है। तो मैं इस मुलाकात से जाहिर है गुडविल क्रिएट होती है, मजीद अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपस वो समझ लेते हैं। अली साहब, एक चीज जो है मैं चाहूंगा कि आप आवाम के लिए भी जो कि ये आस लगा लेते हैं इन मुलाकातों से, उसके लिए जरा क्लियर करें क्योंकि आपका एक्सपोजर रहा है, आपके जो है वो एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट होता है। ये जो मुलाकातें होती हैं इसकी नेचर रिक्वेस्टिंग मोड पे होती है या ये ताल्लुकात जो हैं वो हम बराबरी के तहत पूरा करते हैं? क्योंकि आम तासुर यही दिया जाता है कि IMF से जब हम पैसे लेने जाते हैं तो हमारा बड़ा झुकाव होता है और हम एक्सेप्टिंग फेस पे होते हैं कि जी जो भी वो कह रहे हैं हम बस मानने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, निगोशिएशंस होती हैं। देखिए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जैसे कि और ममालिक भी हैं, तो पाकिस्तान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है और हम उनको अपने पोजीशन का बताते हैं, हमारे मुल्क की पॉलिसीज क्या है उसका बताते हैं। और इस सूरत में, ये पर्टिकुलर केस में वो बताते हैं कि हम क्या क्या इक़दाम उठाते हैं मईशत के बेहतरी के लिए। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, वो कोई किसी की बर्दाश्त नहीं है। ये IMF की MD जो है वो तो एक अपॉइंटेड अहलकार है और वो उसकी कोई ऐसी खास दर्जा उसका कोई नहीं है। बस ये है कि वो इस वक्त उसी से हमें क्योंकि सर ये जो काकड़ साहब ने, हमारे निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब ने, इन्होंने पेट्रोल के लिए जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बात की, कोशिश भी की, लेकिन IMF के प्रोग्राम की वजह से जो है वो उन्हें IMF के जरिए ही रुकवा दिया गया कि आप ये इकदाम नहीं उठा सकते। तो इससे एक ये तासुर बना कि जैसे हम अंडर प्रेशर हैं IMF के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका भी आपने जिक्र भी किया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम इस प्रोग्राम में जो आए हैं विलिंगफुल आए हैं, विलिंगली आए हैं, अपनी मदद के लिए आए हैं, और इस प्रोग्राम के मस्बत और मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं आपके नजदीक? मस्बत तो ये है कि हमें वो मिल रही है एड और इस वक्त स्टैंड बाई अरेंजमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक तवाज़ुन होता है जिसे डिफॉल्ट का खतरा कहा जाता है उससे बच गए। उसमें काफी कमी है हमारी तरफ से। तो ये तो मुस्बत है कि IMF से इन मामलों में मदद मिलेगी। सही। जो मनफी है वो ये है कि आपको IMF की कंडीशंस माननी पड़ती हैं। बिल्कुल अली सरवर साहब, अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि प्रोग्राम हमारा अपनी जगह पर होता है और ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर्स होते हैं जिसमें हम बिल्कुल तबादला ख्याल करते हैं कि होना क्या चाहिए। अच्छा, कल का दिन बड़ा अहम है। कल हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करने भी जा रहे हैं इजलास से। तो आपके ख्याल में इस खास मौके पर, इस खास इवेंट की सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमें क्या बात करनी चाहिए जो मौजूदा हालात हैं इस तनाजुर में?
ये ऐसी तकरीरों का, क्योंकि ये सालाना एक्सरसाइज है, हर साल होती है, तो ऐसी तकरीरों में कई अंतर होते हैं। एक सियासी, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग है, और बाकी तनाज़े का जिक्र, दूसरे इक़्तिसादी, और तीसरे जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली, और जो इस वक्त नए मेजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेशली हमें भारत की बात नहीं इस मौके पर करनी चाहिए, क्योंकि वो तो परमानेंट रुकन भी बनना चाहता है ना। तो ये जो भी कनाडा और भारत के मामला चल रहे, डू यू थिंक सो कि हमें वो हाईलाइट करने चाहिए इस मौके पर? जी, आपने बहुत दुरुस्त कहा। मैं खुद समझता हूँ कि इसका जिक्र होना चाहिए, और भारत ने जो खिलौनी हरकत की है कि एक नेटो कंट्री, एक बड़े मगरबी मुल्क के शहरी को उसी मुल्क में कत्ल करवाया है, और उसके शवाहिद कनाडा के वजीर आजम के पास हैं। तो हम ये इस बात का बताते हुए हम भारत की जो पॉलिसीज हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराने की, कश्मीर में जो उसकी पॉलिसीज हैं तशद्दुद की। जी बिल्कुल, तो सही कहा आपने कि कश्मीर में और पूरे इंडिया के अंदर जो इस वक्त भारत की पॉलिसी और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था, और बिल चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि कनाडा की जानिब से भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जो उन्होंने लिया है उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और अब अगर हम कराची की बात कर लें तो सैरिश, कराची सबका है और कराची वाले भी सबके हैं। सोने की चिड़िया जाने जाने वाले ये इस शहर कराची के बाहिमी और बेशक सफ़ेद पोशी में जो सांसें ले रहे हैं, उन्हें लूटने वालों को लगता है कि बस कराची वाला है तो मालदारी होगा और लूट कर निकल जाता है, और इसमें मज़ाहमत करे तो मार दो। कराची में हर 64 घंटे बाद जो है वो आपको पता है कि एक जान जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फ़हीम, मोबाइल लेने के लिए गोली मार दी जाती है, ज़रा सी मुज़ाहमत हो तो ये सूरत हाल होती है। नहीं आओ इसी पर बात करने के लिए हम ओमान की सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं CPLC के साबिक चीफ हैं अहमद शनाए साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, एक तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बेसिक अगर हम वजह की बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, इसके अलावा क्या वजूहात है शहर कायद में जो अमन और अमान की सूरत हाल ऐसे रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीज़ें हैं जो इसके अलावा मैं समझता हूँ बेरोजगारी और महंगाई के अलावा। एक तो मुजरिमों का ना पकड़ा जाना, और फिर दूसरा जो है वो उनको सजाएं ना देना। ये मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ कानून का कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, वहाँ पर ये जराइम जो है वो हमेशा बढ़ जाते हैं। हमें करना ये होगा कि ना सिर्फ उनको पकड़ना होगा बल्कि उनके जुर्म के मुताबिक उनको सजा भी देनी जरूरी होगी। जब तक ये सजा और जजा का अमल नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, लोग ये समझेंगे कि ये बहुत आसानी से जो है वो जराइम कर पाएंगे, और इन जराइम के नतीजे में जो है वो मासूम चेहरों की नजर जाने जाएगी। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तो होना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी। जैसे आपका जब ये इदारा बना, देखिए मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता रहता हूँ कि हमें कराची को ई-सिटी बनाना है, उसको डिजिटलाइज करना है। सर उसी की तरफ मैं आ रहा था, मैं यही जानना चाह रहा था कि सेफ सिटी जो है वो कराची शहर अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, क्या रुकावटें हैं, किस वजह से जो है वो हम सेफ सिटी की जानिब नहीं बढ़ पाए अभी तक। और जब भी कोई वारदात होती है हमारे अफसरान CCTV फुटेज घर के दरवाजे बजा बजा के ढूंढने निकल जाते हैं। अरसा 10 साल से जो है वो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो बातें करते चले आ रहे हैं। अब फाइनल पोजीशन ये है कि जो मेरी इतलात है वो ये है कि वो तकमील के आखिरी मराइल में है, और उसके सारे जो है वो टेंडर्स वगैरह प्लेस हो चुके हैं, और हम समझते हैं कि अगले आने वाले सालों में जो है वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कराची में भी नाफिज़ अमल हो जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जितने इन्होंने कैमरेज प्लान किए हैं वो कराची शहर के लिए नाकाफ़ी हैं, और कराची शहर के लिए कम से कम अगर लंदन जैसे सिटी में जहाँ 70 लाख की आबादी है और 4.5 लाख कैमरे हैं, वहाँ पर कराची की आबादी जो है वो 2.5 करोड़ के करीब हो, तो मैं समझता हूँ कि 1-2 लाख कैमरे से जो है वो हमारा काम नहीं चलेगा। आज जो है वो हमें बड़ा सीरियसली पूरे कराची को जो है वो सेफ सिटी बनाने के लिए काम करना पड़ेगा।
और उसमें अच्छा अहमद साहब, इस पे जो काम करने की हम बात कर रहे हैं, कैमरास की बात हो रही है, इसके अलावा और क्या कुछ होना चाहिए, क्या हो सकता है, रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, इस पर डिटेल में आपसे मजीद भी बात करेंगे। आप हमारे साथ छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और ब्रेक पे जाने से पहले अहमद चुनाई साहब साबिक चीफ CPLC हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि CPLC ने जब ये इदारा बना तो इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी थे, कराची वालों के लिए बहुत ज़रूरी थे, जिसमें आपकी गाड़ियों का ट्रैक आ जाता था, कोई चोरी होती थी तो फ़ौरन रिपोर्ट हो जाती थी, मोबाइल अगर स्नैच होते थे तो उनका IMEI कोड जो है वो लेकर के इसे ब्लॉक कर दिया जाता था, और सबसे अच्छा काम था ज़ैनब अलर्ट। इस तरह के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो इस इदारे ने लिए। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि जब इदारा यहाँ पर है और इसे सिर्फ कुछ इख्तियारात ऐसे दे दिए जाएं जिसकी वजह से कराची की आम आवाम की जो है वो सपोर्ट हो सके, जो अभी तक सेफ सिटी हम नहीं बन सके, तो जिन लोगों ने CCTV कैमराज अपने बलबूते पे इंस्टॉल किए हुए हैं उन सब के नेटवर्क को जो है वो यूज किया जा सके, कोई ऐसी तजवीज़ दी गई है? ये हमेशा यही होता है और ये जो है वो कई दफा इस बात का प्लान किया गया है कि जितने भी CCTV कैमरा लगे हुए हैं उनका एक्सेस वो दे दिया जाए, तो एक रिपोर्ट के जरिए जो है वो ऑब्जर्व भी किया जाए। लेकिन बात यह है कि जब काबिल अमल होगी, जब हमारे पास रिस्पॉन्स यूनिट्स होंगे, अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्स यूनिट्स अवेलेबल नहीं होते। हम कैमरे में तो उसकी फुटेज जरूर ले लेते, लेकिन क्राइम होते हुए रिस्पॉन्स यूनिट को ना सिर्फ ना अलर्ट कर सकते, रिस्पॉन्स यूनिट वहां पहुंच सकता है, और जब रिस्पॉन्स यूनिट वहां नहीं पहुंचता तो फिर इसके बाद मुल्ज़िमान तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन में मुश्किलात होती है, और फिर मुल्ज़िमान जो है और रुपोश भी हो जाते हैं अगर आइडेंटिटी हो भी जाती है। होना ये चाहिए कि जो जुर्म कर रहा है उसको ये खौफ हो कि उसको कैमरे के जरिए वॉच किया जा रहा है और किसी भी लम्हे जो है वो उसको पकड़ लिया जाएगा और वो जो है वो सलाखों के पीछे चला जाएगा। जब तक ये खौफ मुल्ज़िमान को नहीं होगा, ये क्राइम जो है वो बदतरीज बढ़ता जाएगा। अहमद साहब, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि देखिए हम देखते हैं कि जब माज़रत चाहती हूँ, जब हालात यहाँ पर कुछ बिगड़ते हैं, यहाँ पे जब ये वारदातों में इजाफा होता है तो हम रेंजर्स को देखते हैं, वो भी एक्शन में आ जाते हैं। जाहिर है हमारी फौज भी पेश है, जहाँ कहीं मुश्किल होती है उनकी खिदमात हमारे लिए हाजिर होती हैं। पुलिस के महकमे में उनकी हिफाजत करना, जानो माल की तो पुलिस का काम है, सबसे पहले तो इमीडिएटली पुलिस ही पहुंचती है, पुलिस ही देखती है। क्या इस महकमे में रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या वजह है कि फिर हमें उन्हीं से मदद लेनी पड़ती है, हम अपने तो ये काम नहीं कर सकते? देखिए बात यह है कि वो एक रेंजर्स हमेशा कराची में एक सपोर्टिव फोर्स की हैसियत में रही है, आज नहीं 1990 से, और ये 30-35 साल हो गए कराची में रेंजर्स का क़याम यहाँ पर नागज़ीर हो गया है। और रेंजर्स मुख्तलिफ मौक़ों पर और मुख्तलिफ जो कराची में हादसे होते हैं उन पे जो है उनको काबू करने के लिए उन पर रिएक्शन फोर्स की हैसियत में, और फिर दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एड के लिए मुख्तलिफ अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद होती है। मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो रेंजर्स को एक परमानेंट ड्यू रोल भी कराची में देने की जरूरत है। हमेशा हम इख्तियार की तोसी करना चाहते हैं, लेकिन ये इख्तियार एक परमानेंट हो जाए ताकि रेंजर्स का एक काबिल अमल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लानिंग में हिस्सा बन जाए, और यही एक काबिल अमल रास्ता है। जाहिर है जब हम इख्तियार देने की बात करेंगे, देने की बात करेंगे, तो फिर प्रोसिक्यूशन में भी जो है वो रेंजर्स का एक रोल आएगा। ये रोल जो है वो जब तक रेंजर्स के पास नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि हम हमेशा पुलिस पर रिलाई करते रहेंगे, और पुलिस की एक कैपेबिलिटी है वो हमेशा एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और इसके बाद फिर मुल्ज़िमान को कैमरे गिरफ्तार तक पहुँचाना एक लंबा अमल है, और इस अमल में जो है वो एक एक्सपर्टीज की भी जरूरत होती है और एक कमिटमेंट और डिवोशन की भी जरूरत होती है। यहाँ दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करके जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना ये कराची में जराइम, फिर उनकी सजा ना होना, और फिर जो है वो मुजरिमान को दोबारा जमानत बाहर आना, और फिर यही करना। सही, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इख्तियारात मिलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त और राय से हमें आगाह किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और
अल्लाह करे कि जो है वो ये जल्द से जल्द सेफ सिटी बन जाए कराची और फिर इसमें काम भी शुरू हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं सारिश, अभी हमने बात कर ली है सदा और जदा की, हम बात कर लेते हैं कुछ सेहत और तंदुरुस्ती की। आज दुनिया भर में अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है। अल्जाइमर ऐसा मर्ज है जिसका अभी तक इलाज मुमकिन कंप्लीटली इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। ये आहिस्ता आहिस्ता मरीज को मौत के मुंह की जानिब धकेल देता है। ये मर्ज दिमाग पर असरअंदाज होता है, यादाश्त ख़त्म हो जाती है और एक ख़ास किस्म का प्रोटीन इसे मुतहर्रिक करने का बायस बनता है। इस मर्ज की अलामत में यादाश्त का कमज़ोर होना, ताज़ा बातें भूल जाना, ड्राइविंग के दौरान जो है वो रास्ते भूल जाना, कोई अहम मौका हो तो बात ना कर पाना, जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और समझ लीजिए कि वो घर में ताने नहीं मिलते हैं अक्सर कि आप बदल गए हैं, तो उसकी अलामतें शुरू जो है वो यहीं से होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसी पर बात करने के में डॉक्टर शबाना नाज ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमें दिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इनिशियली बिल्कुल अवेयर नहीं होते, वो उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या चल रहा है और हम लोग इसको बहुत केयरलेसनेस का मुजाहरा भी करते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। इसके सिम्टम्स जब स्टार्ट होते हैं तो क्या अलामात होती हैं जो हमें फील होती हैं और लोगों का रवैया आप किस तरह का देखती हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लोगों को आपने जैसे कहा पता नहीं चलता। अमूमन यही होता है जैसे ओल्ड एज होती है, हर इंसान ये सोचता है शायद उम्र के साथ ये भूलने की बीमारी है। उसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए 21 सितंबर जो है 1994 से ये डे मनाया गया, ताकि लोगों की फैमिलीज़ को ये अवेयरनेस हो सके कि अगर आपके पेशेंट में ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं, शुरू हो गई हैं कि आप एकदम से थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये जो है डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है ना, कि इसमें ब्रेन के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डीजेनरेट होते हैं और ब्रेन के सेल्स का ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो उनको रीजनरेट होना ज़रा मुश्किल होता है। तो जैसे ही अगर इरिवर्सिबल डिजीज़ है, आपने जो बीमारी हो गई उसको आप वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि जो अब मज़ीद आगे है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाकायदा बाकी चेंज इन लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन से, फिर उसके फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ हैं, उनसे हम जो है वो मज़ीद डिटोरिएट होने से इसको रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर जो है वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि अल्जाइमर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों जो हैं वो आपके ब्रेन डिजीज़ हैं और दोनों में जो है वो मेमोरी जो है वो मेजर कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रही है, तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दूसरा, मुझे एज ब्रैकेट्स भी बता दीजिएगा कि अल्जाइमर इतनी उम्र के बाद होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपको कभी भी जो है वो इनिशिएट होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये कई बीमारियों में होता है, ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सिम्टम है। जैसे ये डिमेंशिया में भी होती है, ये अल्जाइमर्स में भी होती है। एक्चुअली जितनी भी ये जो मेंटल डिजीज़ हैं इसका एक क्राइटेरिया है DSM-5, उसके हिसाब से हर बीमारी में अगर 2 साइन सिम्टम्स हैं, जैसे इसमें भी अगर आपके अंदर लॉस ऑफ मेमोरी है और उसके बाद लर्निंग स्किल्स आपकी ख़त्म हो रही हैं, ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ है। और अल्जाइमर डिजीज़ की सबसे बड़ी सिम्टम जो होती है वो डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब है आपको भूलने की बीमारी। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी ये एक सिम्टम है डिफरेंट डिजीज़ की। लेकिन जैसे अब मैंने कहा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो आपका अल्जाइमर डिजीज़ आती है, अल्जाइमर डिजीज़ के साथ फिर डिमेंशिया आता है, फिर डिमेंशिया में भी आगे टाइप है वेस्कुलर, ये पूरा एक अम्ब्रेला है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि मैं चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप उस पर मुझे राय दीजिएगा। सम टाइम मैं अपने किसी अगर बहन भाई से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बात करूँगी तो उसको एक बचपन का इवेंट याद होगा कि ये हुआ था, इन्होंने ये कहा था, फिर ऐसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं होगा। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में होगी ना कि हाँ एक इवेंट ऐसा हुआ था, बस वो मुझे बिल्कुल याद रहेगा। लेकिन इस तरह कुछ लोगों की याददाश्त इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो आपको उस दिन होने वाली एक छोटी छोटी बात, हालांकि बचपन की क्यों ना हो, कि मैं वहाँ गया, मुझे किसी ने ये कह दिया, वो भी याद होता है। क्या ये नॉर्मल चीज़ है या फिर ये भी इससे कुछ लिंक्ड होता है? ये नॉर्मल है। देखिए, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो इसी बेसिस पे बना है कि जब ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, अब आपकी जो पुरानी मेमोरी है ख़ास उस चैम्बर में चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह फ़ोन में जैसे आपकी ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा ऑक्यूपाइड आपका ब्रेन हो जाता है तो आपको कॉन्सनट्रेट, आप उसको रिपीट नहीं करें तो कॉन्सनट्रेट जब नहीं करते तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जब आप उसको रिपीट करते हैं तो उससे जो है वो आपको वो चीज़ दोबारा से आती है। ये एक नॉर्मल, मतलब जब आप ब्रेन में
इतनी ज़्यादा चीज़ें घुसा लेते हैं तो उस वक्त उसको एक्सप्लेन करना जो है ज़रा मुश्किल होता है। एक सवाल आपने मुझसे पूछा था एज का। देखिए इसमें जो एज ग्रुप है ये मिडिल एज या आफ्टर 65 होता है, लेकिन सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यंगस्टर के अंदर भी जो है ये उसमें ये इसको कहते हैं यंग अल्जाइमर्स। वो उन लोगों को होता है जिनके ब्रेन में अर्ली कोई चेंजेस हो, जैसे डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट हैं। अदरवाइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आम हमने व्यूवर्स को बतानी है इस दिन के हिसाब से वो ये है कि आप लोगों में इसके जो कॉज हैं, मेन कॉजेज़ जो हैं इडियोपैथिक है, एक्चुअल कॉज नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रीवेट कर रहे होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर रहा होता है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिनका हेल्दी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, या फिर क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, या फिर ब्रेन इंजरीज़ या हेड इंजरीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं। और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, तो आप लोग इस वक्त हाई रिस्क पे हैं। और आपको चाहिए कि अगर आपके अंदर 3-4 चेंजेस आना शुरू होती हैं, आपकी याददाश्त एकदम से, क्योंकि ये एकदम नहीं होती ये बीमारी, ये जो है स्लोली और प्रोग्रेसिव है। जब ये प्रोग्रेसिव हो रही होती है सबसे पहले आपकी याददाश्त, मतलब आप चीज़ें रख के भूलना शुरू हो जाते हैं। आप अपने जैसे आपका चश्मा है वो रख के भूल गए, नमाज़ पढ़ी तो आधी नमाज आप भूल गए, ये स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद फिर आप लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं, फिर आप रिश्ते भूलना शुरू हो जाते हैं, फिर आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको वॉशरूम का रास्ता भूल गए। ये चीज़ें तो सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें बीमारी होने के बाद की हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो भी आपने बताया ना कि ये किस तरीके से ये ट्रिगर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं इसके अंदर मेन चीज़ जो ऐड ऑन हो रही है वो डोपामाइन है, जो आपको आर्टिफिशियली आप अगर अपना डोपामाइन क्रिएट करते हैं या केमिकल की मदद से करते हैं तो उसका ज़्यादा हो जाना इस चीज़ का नुकसानदेह है, या ये वो उस केमिकल को मैनेज नहीं कर पाता इसलिए अल्जाइमर की तरफ बढ़ते हैं? ज़रा इसे तो क्लियर कीजिए। जी देखें, डोपामाइन नहीं, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है जो कि हमारे नर्व्स को सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसी तरह से इसमें जो एसिटाइलकोलिन है उसके अंदर जो है उसका ब्रेक डाउन, क्योंकि जब नर्व सेल्स जो है वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि प्लाक, जैसे दांतों पे प्लाक लगते हैं, इसी तरह प्रोटीन के प्लाक्स जो हैं वो ब्रेन के सेल्स में जमा होना शुरू होते हैं और वो ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं। जब वो सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो है एसिटाइलकोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल हमारे ब्रेन में होता है, उसको डैमेज करते हैं। और एसिटाइलकोलिन का फंक्शन क्या है? आपकी लर्निंग, मेमोरी, आपका अराउजल, अलर्टनेस, आपकी नींद, ये सारी चीज़ें जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो मैनेज मेंटेन करता है। और बाकी के तीनों केमिकल जो हैं वो सिर्फ उसमें इवेंट्स के हिसाब से चलते हैं। जी देखिए, उसमें हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं जिनका आप जिक्र करें। उसमें डोपामीन भी आता है, एंडोर्फिन भी आता है, सेरोटोनिन भी आता है, ऑक्सीटोसिन भी आता है। तो ये डोपामीन जो है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो नशा करते हैं। नशे में डोपामीन का लेवल, डोपामीन हमें खुशी देता है, ठीक है? आपने उन्हीं को बताया कि ये बड़ी अहम चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अलग चीज़ है। डोपामीन का जो आप कह रहे हैं वो जैसे जिन लोगों को खुशी हासिल करने के लिए डोपामीन जब रिलीज होता है तो उनको खुशी होती है, तो वो अपने डोपामीन का थ्रेशहोल्ड इतना बढ़ा देते हैं कि पहले तो आपको थोड़ी सी एक सिगरेट पीने से खुशी हुई, लेकिन फिर उनका डोपामीन इतने पे रिलीज नहीं होता। फिर जब वो 5 सिगरेट्स पीते हैं तो उनका डोपामीन रिलीज होता है और उनको खुशी होती है। इसी तरह से वो अपना थ्रेशहोल्ड बढ़ाते जाते हैं। तो डोपामीन ये डोपामीन जो कॉज बनता है पार्किंसन का, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो पार्किंसन डिजीज को जो है वो डोपामीन मेंटेन करता है। उसमें डोपामीन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, लेकिन इसमें एसिटाइलकोलिन, और जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, उसके अलावा उसमें एसिटाइलकोलिन जो है इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन कम हो, जो कि हमारे इन चीज़ों को मेंटेन। मुझे एक बात बताइए कि आप न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट भी हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों को ये कहते हुए कि भाई बादाम भिगो के खाया करो, उससे दिमाग तेज होता है, याददाश्त अच्छी होती है, या फिर दूध नीम गर्म पी के सोना चाहिए, ये बड़ा अच्छा होता है। आप मुझे बताएंगे कि इसके लिए लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें ऐड रखनी चाहिए कि बुढ़ापे में हम जल्दी चीज़ें ना भूलें, याददाश्त हमारी ठीक रहे? देखिए, ये जो हम लोग पुराने ज़माने के लोग थे ना, जो चीज़ें उनको मेडिकली चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब जो रिसर्चेज ये कहती हैं कि आप जो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपको नट्स में मिलता है, आपको फ़िश में मिलता है, आपको जितने पोल्ट्री मसनूआत हैं उनमें मिलता है, आपको अलसी के बीज में मिलता है, आपको तुख मलंगा जिसे कहते हैं उसमें मिलता है। तो ये नेचुरल है। तो जो बड़े बूढ़े कहा करते थे वही बात है। ये ओमेगा 3 हमारा विटामिन D3 मेंटेन करता है, कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है, उसके अलावा ये कि हमारा कॉर्टिसोल एक हार्मोन जो हमारे डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें उसमें मावनत करती हैं उसे कंट्रोल करने में। पहले के लोग ये चीज़ें खाया करते थे, इसलिए उनको देखें स्ट्रेस लेवल कम होता था, जैसे आपने कहा हैप्पी हार्मोन्स उनके ज़्यादा रिलीज़ हुआ करते थे। और यादाश्त का जहाँ तक ताल्लुक है वो आपका ओमेगा 3 जो है वो आपके ब्रेन, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके जितने भी सप्लीमेंट्स पे पता नहीं क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए जो भी आर्टिफिशियल चीज़ है वो आपके नेचुरल का नीमो बदल नहीं हो सकती। अब हम लोग, मैंने आपको यहाँ पर आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग आजकल ट्रेंड है विटामिन D3 का, कि हमारा विटामिन D3 का, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बड़ी तादाद में विटामिन D3 लिए जा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि डेफिशिएंसी है भी डेफिशिएंसी है, या जब डेफिशिएंसी थी, जब डॉक्टर ने लिख दिया आपने खाना शुरू कर दिया, 3 महीने नहीं सालों खा रहे हैं। तो उसके बाद जब आपका विटामिन D3 लेवल इतना हाई हो गया, उसके बाद आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मसल पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप एक्चुअली वो सप्लीमेंट आप वक्त से ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। B12 अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, B12 के भी आपको साइड इफेक्ट। को मैसेज अगर डॉक्टर साहब आप देना चाहें इस बीमारी को लेके तो आप दे सकते हैं। जी देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपने जो है 20 मिनट्स की जो है आपने एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की वॉक, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, 12 से 16 ग्लास पानी जो है वो अपने दिन का हिस्सा बनाएं, सिगरेट आप छोड़ दें और अल्कोहल का इस्तेमाल अगर है वो छोड़ दें, और अपना वज़न जो है वेट कंट्रोल करें, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ये जो है इसको एग्रीवेट करती है। अगर ये चीज़ें आप लेते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा और आपका ये मर्ज जो है एग्रीवेट नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ब्रेन का तो काम हो गया, बेहतरीन तरीके से सबको पता चल गया जी कैसे करना है अब। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ब्रेनलेस भी होते हैं जो कि आपने इवेंट्स को जो है वो प्लान कर लेते हैं, लेकिन जो उसका तरीकेकार होता है उसे फॉलो नहीं कर पाते। ऐसी एक स्टोरी जो कि हमने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ में भी शेयर की थी और अभी भी जो है वो आपको बताएंगे कि फैशन मॉडल एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करते हुए पहली खातून बन गई हैं जो नवंबर में होने वाले आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन ये इनका और फैशन शो मुनक्किद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का मौक़िफ़ है। हुकूमत पाकिस्तान ने एरिका रॉबिन को मिस पाकिस्तान मानने से इनकार कर दिया है। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। जनाब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं अली शेर साहब। अली बताइएगा कि ये क्या मामला है, आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया? जी देखिए, ये मामला जो है वो पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये माजी में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुआ था और उस पर भी इसी किस्म के एतराजात आए थे कि एक लड़की जो है या एक खातून जो है वो पाकिस्तान का नाम क्यों यूज कर रही है इस तरह से, जबकि उसे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह से भी जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। अभी भी ये जो मामला था उसमें 5 लड़कियों में से एक जो थी पाकिस्तानी थी और उसको सिलेक्ट किया गया कि वो मिस यूनिवर्स में के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान की खवातीन की खूबसूरती जो है उसके कंपटीशन में दुनिया के साथ कंपटीशन करेंगी। तो वो कंपटीशन जो है वो इनफरादी तौर पे हुआ। फिर उस पर वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी जो है उनका एक ट्वीट भी सामने आया था और वज़ीर आज़म ने भी ये कहा था कि इसकी तहकीकात की जाए कि ये पाकिस्तान का नाम क्यों यूज हो रहा है। उस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बात अब जो पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे क्लियर कर दी गई है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हुकूमत का, रियासत पाकिस्तान का इस मामले से सरकारी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह और बहुत से मामला जो होते हैं, खेलें होती हैं, बहुत कुछ होता है, निजी तौर पे हो रहा होता है, ये मामला जो है ये इसी तरह निजी तौर पे है और इसको निजी तौर पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस पे खासी तनकीद आ रही थी कि पाकिस्तान जो है उसको या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से शायद ऐसा किया गया है, तो इसकी हुकूमती सतह पे भी और नहीं तो इसमें अली शेर यूए की हुकूमत से जो मुतालबा किया गया मामले का नोटिस लेने का, जरा उसका पस मंजर भी बताइएगा। जी ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ अरे हैं यानी हुकूमतें हैं, वहाँ पे भी ये कोई जो कंपटीशन है ये कोई हुकूमत के लेवल पे नहीं हो रहा, ये निजी तौर पे हो रहा है और पहले भी होता रहते हैं। तो उस वाले से नोटिस की हद तक तो बात अपनी जगह, वो भी सिर्फ इस हद तक है कि पाकिस्तान का नाम क्यों यूज किया जा रहा है। तो अली साहब जरा ये भी क्लियर कर दीजिए कि अगर किसी पाकिस्तानी को इस तरह के किसी मुकाबले में पार्टिसिपेट करना हो तो फिर वो या तो अपनी कोई शनाख्त बदल के करें या पाकिस्तान का नाम ना लेके करें, बहैसियत एक इनफरादी तौर पे करें, या फिर इसका कोई तरीक़ेकार है, और तरीक़ेकार है या इनकी कोई यहाँ पर कोई यूनिट बनी हुई है, ये जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट कराने वाले हैं इनका, या किसी भी तरीके का, तो आगे किस तरीके से ये किया जा सकता है, जरा ये भी क्लियर कर दें।
देखें, असूल की बात तो ये है कि सही बात क्या है कि इस मामले पे कोई पॉलिसी है ही नहीं। अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है तो वो भी कोई दूसरा होगा, उसकी कुछ भी नीयत होगी वो उससे फायदा उठाएगा। और जिस तरह से वो पाकिस्तान को जो है पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने, वेस्टर्न की ममालिक या NGOs या इस तरह के लोग, तो वो जब इस तरह की चीजें करेंगे तो वो ज़ाहिर पाकिस्तान के नाम पे तो करेंगे। लेकिन जब आपकी पॉलिसी ही नहीं होगी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान को भी अब इंकशाफ हुआ, हालांकि ये मामला पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में भी एक मसला उठाया जा चुका है, सेम इसी तरह का केस था। तो उसमें पॉलिसी बननी चाहिए, उस पॉलिसी से कोई नाराज करे तो फिर उसके मुताबिक जो वो नोटिस लिया जाना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर पॉलिसी ही नहीं होगी तो जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तो फिर इस तरह की चीजें तो होंगी। तो अभी फिर क्या लग रहा है, ये इस मुकाबले में हिस्सा ले पाएंगी, नहीं ले पाएंगी, या फिर इन्हें बैक ऑफ करना पड़ेगा? ये तो बज़ाहिर तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें तो नहीं लगता कि ये इसको हिस्सा लेने से रोका जा सकेगा। वजह उसकी यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है इस मामले में। निजी तौर पर ये सब कुछ हो रहा है और निजी तौर पर ही होगा। और चले, निजी तौर पर ही ये सब कुछ हो रहा है, निजी तौर पर ही होगा। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। और अब क्या ख्याल है, वहीं ब्रेक ले लें? जरूरी है जी, वक्फा ले लेते हैं और फिर आते हैं तो देखते हैं कि मजीद आपके लिए प्रोग्राम में और क्या क्या है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और वो कहते हैं ना कि जमीन पर हर इंसान के साथ हम शक्ल मौजूद हैं, मगर हम आज आपको मिलवाने वाले एक ऐसी जबरदस्ती खातून से जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिनकी मुशाबित बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय से है और इसी वजह से लोग उनको काफी पसंद भी कर रहे हैं। और वाकई में है, मैं भी हैरान हुई देख के, तभी वायरल भी है। लेकिन ये ना सिर्फ ऐश्वर्या राय से मिलती हैं, इसके अलावा भी बड़े जबरदस्त काम कर रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं IT के शोबे में। जी बिल्कुल, ये खवातीन के लिए बड़ा काम कर रही हैं और इन्होंने जनाब एक ऐप अभी बताया जा रहा है कि ये बना रही हैं और ऑस्ट्रेलिया से तालीम याफ्ता हैं। ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी की वाहिद खातून इंजीनियर और डायरेक्टर रही हैं। और इन्होंने जनाब इसके अलावा क्या क्या किया है ये मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ख्याल में इन्हीं से जान लेते हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम। कमल कैसी हैं आप? अरे माशाल्लाह, आपकी आवाज भी बिल्कुल ऐश्वर्या वाली है। ये आपकी अपनी आवाज है या ऐसे आपने थोड़ा सा क्या है कि चलें लुक्स मिल रहे हैं तो आवाज भी मिला लेते हैं? पता नहीं आवाज कैसे मिलाते हैं, आई डोंट नो। नहीं मुझे पता है, ये आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट। मेरी हमेशा से ऐसी अच्छा नहीं, मुझे भी वैसे आपकी आवाज ऐश्वर्या राय से कुछ मिलती हुई लग रही है। ऐसा ही है। और नो डाउट आपका फेस तो काफी फेमिलियर है और वाकई एकदम कोई सोचेगा कि शायद ये ऐश्वर्या ही है। अब मुझे ये पता है कि जब से वैसे चले काम करते हैं, पहले मैं आपसे IT पे बात कर लेती हूँ। आप खवातीन के लिए बहुत काम कर रही हैं, फिर आप वाहिद खातून पहली इंजीनियर डायरेक्टर कंपनी की, तो ये शुरू से आपने सोचा हुआ था या फिर एक्सीडेंटली आप इस तरफ आ गई, ये हुआ क्या? मैं सिस्को में इस रीजन में वाहिद खातून थी, तो वो नॉट इन द होल कंपनी। सिस्को इज़ अ वेरी बिग कंपनी, 60,000 एम्प्लॉइज़ हैं सिस्को के। और ये 2006 की बात है कि जब मैं इस रीजन में मिडल ईस्ट अफ्रीका रीजन में अकेली इंजीनियर थी। तो आपका जो सवाल है वो ये कि बेसिकली इतने सालों से IT फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ और मैंने ये सोचा कि जब भी किसी चीज़ के अंदर आप टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, किसी भी सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ कर लेते हैं, तो उस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से मेरा ताल्लुक़ था, मैंने सोचा कि अगर इसको सोशल सेक्टर के अंदर, जो सोशल फिलंथ्रोपिक सेक्टर है, ये जो चैरिटी है पाकिस्तान के अंदर, जब चैरिटी लोग देते हैं तो वो एक ब्लैक बॉक्स में चला जाता है और लोगों को नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मगर अगर आप उसको टेक्नोलॉजी को उसके साथ इन्फ्यूज़ कर दें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जो कि उसकी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो फिर उस चैरिटी के अंदर ट्रेसेबिलिटी आ जाएगी, विजिबिलिटी आ जाएगी, शफाफियत आ जाएगी, बहुत कन्वीनियंस और आसानी आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप जैसे टैक्सी ऑर्डर करती हैं, पहले आपको सड़क पे खड़ा होना पड़ता था,
टैक्सी ऑर्डर करने के लिए, मगर अब एक ऐप है जिसके थ्रू जब आप ऑर्डर करती हैं आपको पहले ही पता चल जाता है कितने मिनटों में आएगी, मैं कब बाहर जाऊं, कौन सी होगी, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से आपको पहले ही पता है आपने कितना किराया देना है, आपको पहले ही पता है कि कौन से रास्ते से जा रहा है, उसको पहले ही पता है कि उसने आपको कहाँ लेके जाना है। सो इट्स ऑल बिकम रियली ईजी। इसी तरह आई थॉट कि शफाफियत आएगी बहुत ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है। एक सिस्टमैटिक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू उस गुर्बत को इराडिकेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। एंड दैट्स वाई मैं वापस पाकिस्तान आई और ये ऐप स्टार्ट की माई इम्पैक्ट। अच्छा, मेरा कमल आपसे सवाल ये था कि इंजीनियर हैं आप और माशाल्लाह से इतना अच्छा काम आप कर रही हैं, और मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे देखे जिनकी फैमिली में भाई भी इंजीनियर हैं, बहन भी इंजीनियर है, पेरेंट्स में से भी कोई एक इंजीनियर है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपका मतलब जो अर्ली एजुकेशन है वो क्या रही, सोच क्या थी, आपने इंजीनियरिंग को ही क्यों अपने लिए चूज किया, या फिर बस एकदम किसी दोस्त ने एडमिशन लिया, मैंने भी ले लिया और मैं चली गई, कैसे हुआ ये? मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे और मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी अपने पेरेंट्स की बेटी, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मगर मैंने अपनी माँ को देखा था, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो वो हर वक्त बच्चा अपॉइंटमेंट लेके तो नहीं दुनिया में आता, तो वो रात के वक्त भी जा रही होती थी, दिन के वक्त भी जा रही होती थी। वो एक पेजर होता था उनका, वो ईद के दिन भी बच जाता था तो वो चली जाती थी, किसी खाने पे बैठे हैं वो बच जाता था। तो मुझे एक तरह से ना उससे वो हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा एक इनपुट है, और उसके मतलब फैमिली, मुझे ऐसा लगता था मैं अपनी अम्मी को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगी, उसके अगेंस्ट मैं काइंड ऑफ रिबेलियस सी हो गई। तो जिस दिन आगा खान का मुझे याद है टेस्ट था, एंट्री एग्ज़ाम था, तो मेरे अबू बड़े एक्साइटेड थे कि आज जो है वो आगा खान का एंट्री टेस्ट है। तो जब ख़त्म हो गया तो दोपहर को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा कैसा हुआ, तो मैंने कहा मैं तो गई नहीं देने। तो वो मुझे अभी तक याद है कि वो कमल, आपको नहीं लगता कि आपको डॉक्टर तो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको अगर गायनी से प्रॉब्लम थी कार्डियोलॉजिस्ट बन जाती, कुछ और बन जाती। खैर ये आपके डॉक्टर के शोबे से ही जो है वो आपको नफरत हो गई, आपने बताया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी सिस्को का जिक्र किया, तो सिस्को इज वन ऑफ द पायनियर्स जो कि आपको आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहा है सालों से, और बड़े मेजर सॉल्यूशंस आते हैं, पायनियर्स में से रहा, इनोवेटिव रहा, बहुत सारी चीज़ें आई ऐसी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े इदारे के साथ भी रहीं और एक अच्छी पोस्ट पे भी रही हैं और उसे संभाला भी है पूरे इस रीजन में, तो अब दौर आ गया है हार्डवेयर से निकल के सॉफ्टवेयर की जाने। अब एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है। अब हम वो चीज़ें, वो कीवर्ड्स, वो बातें हमारे जहन में आ रही हैं कि जी पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी एमएस ऑफिस सीख लो, जॉब पे आ जाओ। अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, अब 5th जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिसको 5th जनरेशन वॉर भी कहा जाता है। हम आईटी सेक्टर में इस वक्त, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अपनी स्टैंडिंग कहाँ पर रखता है। दूसरा ये कि एआई और चैट जीपीटी की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं हम? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि एआई एक ऐसी रेवोल्यूशन है कि जब आपके पास पहले टेक्नोलॉजी आई थी, जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन, अर्ली कंप्यूटर रेवोल्यूशन आई थी, उस वक्त जितने चेंजेस हुए थे, जो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। तो उसी तरह एआई अभी जो है वो अगली रेवोल्यूशन है। ऐसी चेंजेस आएंगी कि इंसान की जो अभी शक्ल है और जिस तरह हम अभी काम करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ पाकिस्तान ने पिछली वेव्स मिस की हैं। अभी हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है वो 69% 30 ईयर से कम के लोग हैं। डेमोग्राफिक्स और ऑन आवर साइड, तो हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है कि अगर हम उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएं, उनको एआई की तरफ लेकर आएं, स्पेशली जनरेटिव एआई की तरफ लेकर आएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखेंगे तो चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी और हमें ही फायदा होगा। अच्छा, फाइनली मैं आपसे कमल ये पूछना चाहती हूँ कि ये जिस वजह से आप सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुई है, मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय से आपकी मुमासलत है, ये जो पॉपुलैरिटी है या फिर ये जब बातें हुई सोशल मीडिया पर, आपने कैसा फील किया या आपने कैसा लिया, रिएक्शन कैसा दिया? अच्छा, हमारे कंटेंट राइटर जो हैं सिकंदर साहब, वो पूछ रहे हैं जी शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। और जो आपका दूसरा सवाल है ऐश्वर्या राय के साथ, तो वो एकदम पहले लोग कहते थे और उसको मैं कोई इतना
वो नहीं करती थी। मगर ये जो वीडियो वायरल हुई तो ये एकदम से ही एक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। और मुझे शुरू में ये काफ़ी एक मेरा जो इंस्टेंट रिएक्शन था वो यही है कि ऑब्वियसली जब आप इतने वायरल हो जाते हैं किसी एक दूसरे की पहचान की वजह से तो रिएक्शन आता है। आई वांटेड कि मेरी अपनी एक पहचान हो। मैं एक चैरिटी ऐप मैंने स्टार्ट की है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो आई वांट टू बी बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान अपनी पहचान बनाए कमल साहिबा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए किक स्टार्ट जिसे अगर कह लिया जाए कि अगर आप अपनी पहचान भी बनाना चाहती हैं तो ये आपको एक कवर फायर जो है वो जरूर देगा। ये वायरल होना और ये एक सेंसेशन बन जाना, लोगों को अब पता चल गया है, लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, लोग आपको गूगल कर रहे हैं, विकिपीडिया पे पढ़ रहे हैं आपके बारे में, उन्हें पता चल रहा है कि आप क्या काम करती रही हैं। ये तो सिर्फ एक हादसा था जो कि हो गया, अब जो असल आपके ऐप की हकीकत है वो जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम बने। तो यही होता है जी, और इसी तरीके से होता रहा है। भाई आप एक वीडियो आपकी वायरल होती है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं लोग, आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई आए ना सेल्फी सेल्फी सेल्फी। बिल्कुल, चलिए जी अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये मैं हूं, ये सारी हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने इस शो के तवज्जुद से आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे बेहतरीन लोगों से करवाएं कि जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिले। तो जनाब एक ऐसे मेहनती बाप की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने शबो रोज मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को आला मकाम पर पहुंचा दिया। शेखुपुरा के रिहायशी और पंजाब पुलिस में मुलाजमत करने वाले जुल्करनैन हैदर ने सख्त ड्यूटी और कम आमदनी के बावजूद अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि उनकी 5 बेटियां काबिल बन गई हैं। एक बेटी MBBS डॉक्टर, दूसरी बेटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तीसरी बेटी इंजीनियर, चौथी बेटी ज्योग्राफी में MS कर रही है और 5वीं बेटी भी मेडिकल की तालिबा है। देखिए कितनी जबरदस्त, मतलब आप बच्चों की पढ़ाई भी है, कितने मेहनती हैं ये वालिद। बेहतरीन जी, बाप का सर जो है वो फख्र से बुलंद हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इन तीनों ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में। इनसे बात कर लेते हैं और वेलकम करते हैं शो में जुल्करनैन साहब, आपको, ज़नैरा को, ज़ायरा को, और डॉक्टर ज़नैरा और डॉक्टर ज़ायरा दोनों जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को जो है वो शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम जी सर, कैसे मिजाज आपके, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह से जो 5 बेटियों ने आपका सर फख्र से बुलंद किया है जुल्करनैन साहब, इसके बाद आपकी फीलिंग क्या है? मतलब कैसा प्राउड फील करते हैं और किस हद तक? ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जब पहली दफ़ा मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मिठाई बांटी माशाल्लाह। तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी, आज तक मैंने इनको बेटा ही समझ के इनकी परवरिश की है। और पहली दफ़ा जब बेटी ने FSC किया तो इसको मैंने रैबर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया और किसी से बग़ैर मशावरत के मैंने अपना घर जो है वो 60 लाख का घर था, जो मैं और मेरी बीवी दोनों जॉब करते हैं, हमने HBFC से लोन लेके बनाया हुआ था, उसको सेल कर दिया। तो इसको MBBS की दी। और आज मैं आपको, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है मैं के बता सकूं कि इन बेटियों पे जो मैंने इन्वेस्ट किया है इन्होंने इनको उस चीज़ को ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर ज़नैरा भी हमारे साथ हैं तो हम डॉक्टर साहिब चाहेंगे कि उन्हीं से डायरेक्ट बात करें। डॉक्टर साहब पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि आप किस फील्ड की जो है वो, किस में स्पेशलाइजेशन आपने की हुई है, डॉक्टरेट जो आपने किया है उसका। दूसरा, वालिद साहब जब आपको ये पढ़ा रहे थे, घर बेच रहे थे, चीज़ें सेटल कर रहे थे, उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? क्या दिल में ये आया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, कुछ और पढ़ लेती हूँ, क्यों खामखा जो है वो लोग घर वाले जो है वो तकलीफ में आए, या आपने ये सोचा कि नहीं तरक्की करके इससे भी बड़ा घर जो है वो बना के वालिद साहब को गिफ्ट करूंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ुनैरा काज़मी। मैंने अभी रिसेंटली MBBS किया है और स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह हाउस जॉब के बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। उस टाइम पे तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अजीब सी थी कि आई शुड नॉट डू दिस, लेकिन पापा की ड्रीम थी कि मैंने MBBS करवाना है, तो फिर उनकी ड्रीम को पूरा करने के लिए डेफिनेटली मुझे करना था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया। एंड इंशाल्लाह
इसको परस्यू भी करना है बहुत अच्छे से, और पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली अब कुछ करना है, उससे बड़ा घर इंशाल्लाह लेके देना है। क्या और अगर उन्होंने बेटे समझा है तो बेटे बन के भी दिखाना है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ायरा, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ज़ायरा अब काफ़ी खामोश हैं, चुप करके सुन रही हैं कि मेरे पापा और मेरी सिस्टर क्या बातें कर रहे हैं। आप बताइएगा डॉक्टर ज़ायरा, आपकी स्पेशलाइजेशन अभी किस में करने का सोचा है? हाउस जॉब कर रही हैं, करनी है, क्या चल रहा है और कैसा महसूस कर रही हैं जब सब आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं एज अ फैमिली? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि मैं डॉक्टर ज़ायरा नहीं हूँ, वो यहाँ पे आ नहीं सकी कुछ रीजंस की वजह से। अच्छा। मैं 5th नंबर वाली बेटी हूँ सैयद जुल्करनैन की, सैयद अज़हर नाब हैदर, एंड आई एम अ फ्यूचर रेडियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। और बहुत ऑनर की बात है। इन अदर वर्ड्स आप भी डॉक्टर ही हुई ना? चेक तो आपने भी करना है, बस ठीक है डिग्री एमबीबीएस की नहीं है बट रेडियोलॉजिस्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी रेडियोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। एज अ फैमिली कि मेरे फादर ने पहले मेरा फार्मडी में एडमिशन करवाया था, लेकिन मतलब उसका इतना मुझे नहीं अच्छा लगा था, तो फिर पापा ने मेरा इधर एडमिशन किया था, बिकॉज वो चाहते थे कि मेरी हर बेटी जो है वो इक्वली हर डिग्री मतलब इक्वली स्टडी करे, कोई भी मतलब रह ना जाए ना पीछे। तो वो चाहते थे कि ये भी मेडिकल में ही जाए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं बाहर भेज देता हूँ आपको एमबीबीएस के लिए, लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा नहीं, यहीं पे ही ठीक है, इतनी दूर नहीं रहा जाना इस वजह से। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह आप लोग 5 बहनें हो, तो आई थिंक 6 सिस्टर्स, राइट ज़ायरा? 5 सिस्टर्स हैं हम लोग, और हमारा एक भाई है वो मुझसे छोटा है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि जुल्करनैन साहब, आपने सोचा होगा कि सभी एक डेंटिस्ट होनी चाहिए, एक जनरल फिजिशियन होनी चाहिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट होनी चाहिए। घर में किसी को कोई भी बीमारी हो, घर में, घर का इलाज घर में, घर की बात घर में ही रह जाएगी। ये सोच के तहत जो है वो आपने सबको अलग अलग फील्ड का डॉक्टर बनाया, क्योंकि ये रेडियोलॉजिस्ट बन रही है माशाल्लाह। तो ये अब तो एक्सरे, सीटी स्कैन, इसकी एमआरआई वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी जो है वो घर के घर में ही हो जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस था, ये क्या प्रोसीजर था? सर असल में जब मैंने मैट्रिक किया तो उस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ, तो उस वक्त नौकरी मेरी ज़रूरत थी। मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली एज ए कांस्टेबल। सही। तो मैंने जीसी में नहीं पढ़ा, ये मेरा एक ख्वाब था। तो इसको मेरी जो बेटी है ना 4थे नंबर वाली रुबाब हैदर, उसको मैं शुरू से कहता कि ये मेरी डॉक्टर रुबाब है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अभी उसकी 20 साल एज है और वो एमफिल कर रही है जीसी यूनिवर्सिटी जियोग्राफी में। तो जो एमफिल के स्टूडेंट उन पे टॉपर है, एमफिल के बैच में वो टॉपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताएगा कि आपके रिश्तेदार कैसा महसूस करते हैं? जाहिर है अगर कोई रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो, उसके बच्चे इतना आगे चले जाएं, तो रिश्तेदार बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते होंगे, उनका रिएक्शन क्या है? मैडम जी अल्लाह का बड़ा आसान है कि हमारा एक छोटा सा गांव है नारम मंडी के साथ, अल्लाहपुर सईदा ज़िला शेखपुरा में जो है, वो हमारे गांव में ये जिद जो कहते हैं ना, एक जिद होती है पढ़ने की, वहाँ पे जिद ही यही है कि फलां का बेटा जीसी में पढ़ रहा है तो मैंने भी जाना है। वहाँ पे जिद ये है, वो जो गांव में जिद होती है ना लड़ाई की झगड़े की, वो जिद नहीं है। वो जो चौधराहट जतानी होती है, वो चौधराहट जो है वो अपनी गाड़ियों में, जमीन में, जायदाद में नहीं, बल्कि वो पढ़ाई में जताते हैं कि जी मैं इससे ऊपर पढ़ूंगा। पढ़ाई में सर जबरदस्त जी, बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया। जी जी जी, कंप्लीट कीजिए कंप्लीट कीजिए कंप्लीट कीजिए। छोटा सा गांव होने के बावजूद 50 घर होंगे मैक्सिमम। वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कर्नल भी, ब्रिगेडियर भी, डीपीओज भी, डीसीओज भी। तो ये एक दादा की लाद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी बच्चियों के सर पे सलामत रखे और इनको इनके बेहतरीन जो पार्टनर्स हैं, हम सफर हैं, वो मिलें और ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। इतनी मेहनत इन्होंने की, आपका सर फखर से बुलंद किया है, तो आपकी दुआएं तरक्की तो करेंगी मजीद। बहुत शुक्रिया आपका ज़ायरा। और साथ क्या नाम था उनका ज़ायरा के साथ? उनके साथ जुनैरा नहीं थी, उनकी जुनैरा थी, ज़ायरा नहीं थी। ज़ायरा नहीं थी, जुनैरा थी। ज़ायरा की जगह जो है वो उनकी छोटी बहन आई हुई थी। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, जिसका सबको इंतजार है। वर्ल्ड कप में बस कुछ दिन बाकी है, दुनिया पाकिस्तानी टीम की मुंतजिर। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक टीम सिलेक्शन जो है वो बहुत गंभीर मसला बन गया है। कौन जानेगा, कौन नहीं जाएगा टीम के अंदर, कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। कप्तान सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमामुल हक और कोच की बार बार जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये मीटिंग्स फैसला कुन साबित नहीं हो पा रही। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, और खिलाड़ियों में जो है वो अब खलबली भी मच गई है। और इसी सारी सिचुएशन में जानने के लिए स्पोर्ट्स के का एक बहुत बड़ा नाम, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, सुबह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर सर। मिर्जा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बताइए कि टीम अनाउंसमेंट में इतना डिले क्यों हो रहा है, और उसके साथ साथ एक रूमर इसे कह लीजिए निकली है या कोई खबर है, इसकी तस्दीक खैर आपसे ही हो सकती है और कौन करेगा, कि 3 ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा है अपने साथ जिनके वीज़ा लगवा के कहा यह जा रहा है कि हम इन्हें रिजर्व में रखेंगे 15 के अलावा। तो वो 3 खिलाड़ियों के अंदर हम सुन रहे हैं कि शायद सरफराज का नाम भी शामिल है। इसकी भी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। देखिए फ़हीम, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन एक ऐसा मामला बन चुका है, ना सुलझ रहा है ना उलझ रहा है। एक अजीब सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। अब आप देखें, टेस्ट वर्ल्ड कप खेलने वाले 7 ममालिक ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। तवक्को है आज या कल बांग्लादेश और श्रीलंका भी ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान ऐलान कब करेगा? और जो 3 रिजर्व खिलाड़ियों की फ़हीम आपने बात की, आईसीसी ने अब इजाजत दी है कि आप 15 रुकनी स्क्वाड जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा उसके साथ 3 रिजर्व खिलाड़ी हर टीम अपने साथ लेकर आ सकती है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको रिप्लेसमेंट मिल जाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 से 30 खिलाड़ियों के पासपोर्ट ऑलरेडी वीजे लगाने के लिए भेजे थे भारतीय एम्बेसी, और उनके वीजे लग गए। तो सरफराज अहमद को तो मैं समझता हूँ फ़हीम के उसको जो है मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। ये दोस्ती यारी की बुनियाद पर टीम मुंतखब नहीं होनी चाहिए कि रोटी गैंग जो है, सुने हसन अली जो है सुना है वो पर तोल रहे हैं कि चूंकि नसीम शाह अनफिट हो गए तो शायद उनको ले लिया जाए। शादाब खान की परफॉर्मेंस देख लें आप कैसी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको अब तक ऐलान कर देना चाहिए। जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से भी एक बेचैनी पैदा होती है कि 11 या 12 खिलाड़ी तो फ़हीम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल इसी के साथ ऐड ऑन कर लीजिएगा, मैं चाहूंगा फिर उसके बाद सैरिश के सवाल की तरफ आ जाइएगा। आप मिर्जा साहब मुझे ये बताइए कि टीम के अंदर जाहिर सी बात है कि दोस्ती का जहां आपने जिक्र किया तो वहां कुछ खलिश भी आ गई थी, और जो मामला थे ड्रेसिंग रूम के वो बाहर भी आए। लोगों को पता भी चला कि जी बाबर और शाहीन जो है उनके मामला थोड़े से बिगड़ गए। शायद यही साबित करने के लिए बाबर जो हैं वो अकेले टीम के खिलाड़ी थे जो कि मौजूद थे शाहीन की शादी में भी, आपने भी ये देखा, और स्पेशली वो शायद यही साबित करने आए थे कि उनकी दोस्त हो चुकी है। एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि दोस्तियां खत्म हो रही हैं। अच्छा, दोबारा जो है वो अभी मिर्जा साहब ज्वाइन करेंगे, हमें तो पता चलेगा कि ये दोस्तियों का जो कल्चर है ना सैरिश, ये बड़ा पुराना है और इसकी वजह से हमारी टीम बड़ी बर्बाद रही है। हमने देखा है कि सिफारिशों के ऊपर लोग आए खेलने के लिए, रिश्तेदारियों पे आए हैं। क्रिकेट टीम के अंदर नेपोटिज्म उरूज पे रहा है, किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का भांजा खेल रहा है, किसी का बेटा खेल रहा है। मिर्जा साहब वापस आ गए। अच्छा मिर्जा साहब, सवाल मेरा ये था कि जो आपने दोस्तियों की बात की है उसमें एक खलिश आई है, खराश आई है ड्रेसिंग रूम में, जो हुआ वो सबको पता चला, और शायद यही साबित करने के लिए बाबर इकलौते टीम के खिलाड़ी थे जो कि शाहीन की शादी में मौजूद थे। बाकी सब शायद वलीमे में ज्वाइन करेंगे, नहीं आ सके थे, वो कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन परसेप्शन ये दिया गया है, उनकी बगलगीर होने वाली तस्वीरें भी इसीलिए वायरल हुई हैं और इसी टाइटल के साथ वायरल हुई हैं कि जी हम दोनों तो दोस्त हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये दोस्तियों का कल्चर जो है, अगर उसे हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, मेरिट के ऊपर अगर टीम बनाने की बात करें तो मेरिट पे अबरार का चांस आ रहा है टीम में खेलने का, सऊद शफीक का चांस आ रहा है। ये जो लोग मेरिट के ऊपर आना चाह रहे हैं, इन्हें कौन रोक रहा है? बोर्ड रोक रहा है, कप्तान रोक रहा है? क्या वजह है जो इनको आगे नहीं आने दिया जा रहा? सर देखिए, अगर फ़हीम हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये सिर्फ अफवाहें थी। कुछ यूट्यूबर्स चले गए थे वहां श्रीलंका और वहां उन्होंने सनसनी फैलाने की कोशिश की कि झगड़ा हो गया और लड़ाई हो गई और ये हो गया वो हो गया। मसाला तो चाहिए ना, तो मसाला उन्होंने वहां डालने की कोशिश की। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि विक्ट्री हैज मेनी फादर्स बट डिफीट इज ऑलवेज ऑर्फन। तो जो यतीम हो जाते हैं तो आपस में कभी कुछ ना कुछ बहस तो होती है। अगर हार पे भी बहस ना हो तो फिर क्या फायदा? तो कोई बहस हुई ड्रेसिंग रूम में, उसको उन्होंने इतना एग्जेगरेट किया कि ऐसा लगा कि लड़ाई हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं भी वहां मौजूद था, शाहीन आफरीदी की शादी में आप भी मौजूद थे। मैंने भी देखा कि किस गर्मजोशी के साथ बाबर आजम मिले। गालबन वो इस तासुर को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि लोग अफवाहें उड़ाते हैं। बाबर और शाहीन बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मिर्जा साहब, हमने ये देखा कि जब एशिया कप था तो उससे पहले फौरी अनाउंस कर दिया गया स्क्वाड कि भी कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। वर्ल्ड कप में जो ये स्क्वाड के नाम प्रॉपरली सामने नहीं आ रहे कि फाइनल कौन है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, वजह क्या इसकी आप समझ रहे हैं? क्या चीजें हैं जो सेटल डाउन नहीं हो पा रही? और आपकी नजर में 15 खिलाड़ी वो कौन से होने चाहिए जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाजमी होने चाहिए? देखिए सैरिश, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान ने ये एक ट्रेंड अपना लिया था एशिया कप में कि मैच से एक दिन पहले अपने हतमी 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर देता था। लेकिन अब जो खिचड़ी पक रही है, जो मेरे पास इत्तलात हैं कि चीफ सेलेक्टर किसी और खिलाड़ी के हक में है। मिसबाह उल हक जो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी है और मोहम्मद हफीज जो उनके साथ रुकन क्रिकेट कमेटी है, वो किसी और के लिए कुछ बात कर रहे हैं। मिकी आर्थर की ओपिनियन डिफरेंट है क्योंकि वो डायरेक्टर कम कंसल्टेंट है, तो उसकी वजह से। और जब आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसे क्रिकेट के बारे में ना पता हो और वो इस तरह के मामलात में उलझ जाए, तो मामलात बजाय खत्म होने के तवील होते जाते हैं। अब 2 दिन से इजलास हो रहा है, आप एक फैसला करें। 11-12 खिलाड़ी तो उंगलियों पर सिलेक्टेड है, बाकी आपने 4-5 खिलाड़ी कर दें, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल में बताएं ना, आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हैं हम अपने नाजरीन के लिए कि ये 11-12 खिलाड़ी जो हैं प्लेइंग 11 कौन होने चाहिए? देखें, जो 11 में अगर आप देखते हैं तो एक के अलावा 12 आपको बता दूं। अब्दुल्ला शफीक हो गए, इमामुल हक, फखर जमान, उसके बाद आ गए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फिर आ गए इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा या सऊद शकील। मेरे ख्याल में सऊद शकील को ये सिर्फ श्रीलंका के साहिलों की सैर कराने के लिए ले गए थे, उसको खिलाते नहीं, हालांकि वो बड़ा कॉम्पिटेंट टैलेंटेड प्लेयर है। फिर सऊद शकील के बाद बिल्कुल उसने जिस तरह से रन स्कोर किए हैं, फिर सऊद शकील के बाद अगर शादाब खान पे भी क्वेश्चन मार्क है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको चूंकि सपोर्ट है उनको रखेंगे। अब देखते हैं उनको एज अ वाइस कैप्टन रखते हैं, एज अ प्लेयर रखते हैं। अगर उनको एज अ प्लेयर रखते हैं तो उस सूरत में शाहीन शाह आफरीदी के चांसेस हैं कि वो शायद वाइस कैप्टन बन जाए, वरना शादाब वाइस कैप्टन रहे। उनके अलावा नवाज पर जो है वो बाबर आजम को बड़ा एतमाद है, वो उनको ड्रॉप नहीं करना चाहते। अबरार अहमद का नाम सुन रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग के शोबे में जमान खान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी हैं। अब अबरार अहमद एक मिस्ट्री लेग स्पिनर है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट सबसे हल्का साबित हुआ है और सोने पे सुहागा। नसीम शाह जख्मी हो गए तो आपके पेस अटैक को भी झटका लगा है। तो आप देखते हैं कि इनमें से क्या करते हैं। तो लेकिन आप देखिए सरफराज के बारे में काफी डिमांड आ रही है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ये ट्रेंड में भी रहा है कि भी उनको बुलाएं, आप उनको टीम का हिस्सा बनाएं, तवक्को की जाए या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है? देखिए सैरिश, तवक्को बिल्कुल की जा सकती है। सरफराज एक सीजन कैंपेनर है, 2007 में पहला अपना वनडे इंटरनेशनल मैच खेला, 16 साल से खेल रहा है, बीच में बेशक इन और आउट हुआ और सरफराज का तजुर्बा कारआमद होगा। आपको याद है 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज को खिला ही नहीं रहे थे, उमर अकमल से कीपिंग करा रहे थे और उस वक्त उस वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक जो थे वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, वकार यूनुस कोच थे। अब सरफराज की जगह अगर आप मोहम्मद हारिस को लेते हैं जिसने सिर्फ 6 वनडे खेले और इन 6 वनडे में उसके रन्स जो है वो 30 है। हारिस आप शादी में मौजूद थे अभी शाहीन की, जाहिर है आपकी भी मुलाकातें और अंदर की खबरें आप तक पहुंची होंगी। वैसे ऑफिशियली क्या होने जा रहा है, खेल रहे हैं सरफराज? चांस सैरिश 50-50 है, क्योंकि एक पार्टी जो है वो मुखालफत कर रही है सरफराज की टीम में आने पर और कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। खासतौर पर मिकी आर्थर का वोट सरफराज अहमद के हक में है कि उसको आना चाहिए। लेकिन अब ये क्या फैसला करते हैं, इंतजाम भी मुझे लग रहा है कि चाह रहे हैं कि सरफराज आ जाए टीम में। कर रहे हैं, जरा उनका बताएंगे वो कौन लोग हैं? फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब बाबर की कैप्टनसी कुछ इनसिक्योर हो रही है। वो जो नहीं एक जो मेरे ख्याल में जो आपने बताया ना, एक ग्रुप जो बताया है जो कि सज्जय खब्बे का ग्रुप आपने बताया, शायद वही मुखालफत में है। रोटी गैंग ग्रुप है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है सैरिश और फहीम के जो भी कप्तान के लिए, अब तो सरफराज अब बन नहीं सकता, जो भी कप्तान के लिए आता है, चाहे शान मसूद हो उसको बाहर कर देते हैं, चाहे असद शफीक हो उसे बाहर कर देते हैं, चाहे इमाद वसीम हो उसे बाहर कर देते हैं। तो हमारा अलमिया है ना, हम किसी को आगे नहीं आने देते। मिर्जा साहब, आपने प्लेइंग 11 जो बताई अभी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आगे जो भी बढ़ने की कोशिश करता है उसे पीछे हटा दिया जाता है। एक तो ये जो शादाब के ऊपर आपने बात की कि अगर ये हो सकता है एज अ प्लेयर खेले, एज अ वीसी ना खिलाएं, तो ये तो खैर वीसी तो है ही प्रोटेक्टिंग शील्ड शादाब के लिए,
क्योंकि एज ए प्लेयर तो वो काफी अरसे से सिर्फ फील्डिंग में ही परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। एक ये, दूसरा ये आपने फखर का नाम लिया, ये कंसिस्टेंसी के साथ फखर तो चल ही नहीं पा रहे, फिर भी आप ये समझते हैं कि प्लेइंग 11 में होने चाहिए? देखिए, इस जो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है फहीम, और यहाँ तजुर्बे की जरूरत है। अगर फखर जो है वो टीम में नहीं होंगे, उनका एक्सपीरियंस है, डबल सेंचुरी उन्होंने पाकिस्तान के वाहिद बैट्समैन है जिसने वनडे में डबल सेंचुरी बनाई है। उसके अलावा वो ऐसा प्लेयर है, अगर 5, 6, 10, 8 इनिंग्स फ्लॉप भी होता है, बड़े ओकेजन का प्लेयर है, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो बड़े ओकेजन पे रन्स करेगा। और तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, फखर 2017 से खेल रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। किसी नए लड़के को अगर आप डाल दें एज एन ओपनर और वो फ्लॉप हो जाए, तो लोग कहेंगे इसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। अच्छा सर, एडम गिलक्रिस्ट ने अपने सेमीफाइनलिस्ट बता दिए हैं, आपने देखा होगा उनके ट्वीट के अंदर डेफिनेटली, कि जी पाकिस्तान को देख रहे हैं वो, और इंडिया को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड को सॉरी न्यूजीलैंड नहीं, 2 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, ये 4 टीमें उन्होंने अपनी सेमीफाइनल की बता दी हैं। आपके नजदीक हमारे सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? बिल्कुल, एक तो देखें, भारत चूंकि वहां पर उसके अपने मुल्क में हो रहा है, अपनी विकेटों का उसको पता है, उसका क्राउड उसे सपोर्ट करेगा। भारत हो गया, इंग्लैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका में सीरीज खेला है। इन 3 टीमों के अलावा मैं समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान या न्यूजीलैंड कोई एक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जख्मी खिलाड़ियों की वजह से जो है ना, पाकिस्तान को थोड़ा सेटबैक हुआ है, लेकिन वो दुआ करें कि पाकिस्तान पहुंच जाए सेमीफाइनल में। आपको याद है वो, मिर्जा साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कौन सा ग्रुप है जो कि शादाब को भी बड़ा प्रमोट कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि ये टीम से ना निकले? कौन सा ग्रुप है ये आपको, अभी तो सहरे साहब खबरें पढ़ती रही हैं और अब होस्टिंग कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वो ग्रुप है जो रोटी गैंग, जो इस्लामाबाद ये रोटी गैंग, असल में इनका टाइटल रोटी गैंग रखा है। आपको किस्सा कंप्लीट कर लीजिए मिर्जा साहब, कुछ सुना रहे तो वो कौन सा किस्सा मैं भूल गया आपने? अच्छा नहीं, वो अभी आप सवाल का जवाब देते हुए आए थे कि जो पाकिस्तान, मैं आपको पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि धचका लगा है नसीम शाह, जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग ट्रायो, जिसकी पूरी दुनिया में दहशत थी, वो ट्रायो टूट गया है। नसीम शाह नहीं होंगे अवेलेबल। लेकिन आप एक चीज नोट करें फहीम, दुनिया की जो 60 टीमों ने अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, हर टीम में 2-2 अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर आप भारत की याद करें, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, आदिल रशीद, मोइन अली। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, कैशवर महाराज और उनके साथ तबरेज शम्सी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एडम जंपा और एस्टन। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो मिचेल सेंटर, इश सोडी। हर एक ने 2 अच्छे स्पिनर्स रखे हुए हैं। हमारे पास अभी तक हम एक मखमसे में मुब्तला है कि हमारे कौन से 11-15 खिलाड़ी होंगे। आगे चल के पता चलता है कि कब तक ये अपनी स्क्वाड का ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी मैं उनसा भी ज्वाइन कर चुकी हूं। बॉल प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर यही होगी कि उनसा से जो सबसे पहला मेरा सवाल होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उनसा। वेरी गुड मॉर्निंग उनसा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो 21 अक्टूबर की तारीख आई है मियां साहब की तरफ से कि वो आ रहे हैं, ये पहले तो मुझे दोनों कार्ड्स निकालिएगा आप कि जी ये इनकी फेवर में है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेंगे आने की और पहुंच रहे हैं इस मरतबा, कोई ऐसी नागहानी बात ना हो जाए जिसकी वजह से ये ना आ सकें। ये दोनों कार्ड जरा निकाल के मुझे बताएं। अच्छा देखिए, नवाज शरीफ का जो कार्ड मैंने निकाला है, स्टार का कार्ड है, तो ये बड़े खुश हैं वापस आने के लिए और बहुत उम्मीदें लेकर, उनके दिल में बहुत एक एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है और बहुत खुशी से आते हुए नजर आ रहे हैं और आने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, जैसे अब जो डेट आप बता रहे हैं 21 अक्टूबर को नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर आ सकते हैं। जो डिलेज नजर आ रहे हैं, डेथ का कार्ड है और मतलब ये है कि इनका नया एक टाइम पीरियड, एक नया फेज नवाज शरीफ का स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटिकल करियर जो एक बिल्कुल ही काफी अरसे से अच्छा, वैसे लोग भी काफी तशवीश का इजहार कर रहे हैं क्योंकि छोटे मियां साहब अभी 48 घंटों में अभी लंदन से आए थे, फिर लंदन चले गए और मरियम भी वही है। बिल्कुल, तो खैर देखते हैं क्या होता है। मुझे भी कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। मीटिंग्स नजर आ रही है, यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो पार्टी की मीटिंग्स, आपस में मुलाकात, बातचीत, कम्युनिकेशन नजर आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल में मियां साहब को भी जो है ना वो क्रिकेट का बड़ा शौक रहा है और वो खेले भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेटर्स की, ताकि अगर वो नहीं भी आ पाए या जल्दी देर भी हो रही है तो क्रिकेट भी जो है वो जरा उनका दिल जो है वो लगा रहेगा।
सरफराज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं भाई? सरफराज के बारे में अब तो 50-50 हो चुका है और मिर्जा साहब ने तो बता दिया है जी कि एक तरफ तो रोटी गैंग भी आ गया है। सरफराज के लिए जो कार्ड है, द मून का कार्ड है, अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन्स हैं। अरे वही तो दूर करनी है कि सरफराज को खुद समझ नहीं आ रहा कि हालात किस आगे क्या सिचुएशन होगी, क्या नहीं होगी। उनके माइंड में भी काफी कंफ्यूजन्स हैं और हालात उनके अनसर्टन ही रहेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि टीम में शामिल हो रहे हैं, कभी ऐसा लगेगा इन है, कभी आउट है। तो इसी तरह की बातें चल रही हैं। तो खास कोई इतना मुझे चांस नजर नहीं आ रहा कि शायद उनको जो है वो वर्ल्ड कप अच्छा में। उनसा अभी जब एशिया कप गुजरा है तो बाबर की कैप्टनसी पर काफी क्वेश्चन मार्क्स लगे और काफी तनकीद भी हुई। अभी वर्ल्ड कप में आप क्या देख रही हैं? उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कैसा परफॉर्म करने वाले हैं एज अ कैप्टन? देखिए यहाँ पे देखिए कार्ड तो उनके लिए 2 क्वीन के कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आगे तो ग्रोथ ही नजर आ रही है। हो सकता है आगे वर्ल्ड कप में भी जो है वो बाबर आजम ही कैप्टन बन सके। नहीं, बाबर आजम तो कैप्टन हैं, ये तो अभी तक श्योर है। की बात कर रही हैं जी। तो सिचुएशन परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होगी, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की और चैलेंजेस बहुत हैं और बहुत सारी क्रिकेट में चैलेंजेस हैं जो इनको बेहतर करने चाहिए। सिर्फ कैप्टन पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, और भी कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं हमारी क्रिकेट टीम के, उसको भी लेकर चलना चाहिए। तो पूरी टीम को लेकर इनफरादी तौर पे तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी भी जो है वो टॉप 3 बैट्समैन में मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब कैप्टन की बात हो गई तो वाइस कप्तान की भी बात कर लेते हैं। शादाब, उनके सितारे बड़े गर्दिश में हैं आजकल, तो जरा ये चेक करके बताइए कि अभी तक उनका जो सितारा है वो गर्दिशों में ही है? नहीं, आप कह रहे हैं गर्दिश में है, लेकिन मेरे कार्ड्स में कोई गर्दिश नजर नहीं आ रही है। बस उनके फोकस की कमी है, तो उनको फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर आगे बहुत बिजी होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि आगे बहुत मैच खेलेंगे, काउंटियां खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। प्रैक्टिसेस भी हैं, हार्ड वर्क करते हुए नजर, मेहनत। चलिए पाकिस्तान फाइनली बताएं, आपको फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता नजर आ रहा है? नहीं, ये अभी इतना जल्दी कहना, मैं भी यही जानना चाह रहा था क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब को जल्दी लगी हुई है। मैं कह रहा था अभी जाता हुआ तो नजर आए, अभी तो भाई टीम भी अनाउंस नहीं की उन्होंने, अभी जीतता हुआ कहां से नजर आएगा? इंशाल्लाह जीत जाएंगे, एक बार चले तो जाएं। थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी। सॉरी टू कट यू, लेकिन वक्त की आपको पता है किल्लत रहती है थोड़ी सी, इस वजह से जो है माजरत। वो कल आपसे डिटेल में बात होगी। नाजरीन इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे भी, और पहुंचने के बाद जज्बा तो हमारा यही है कि हम जीतें। लेकिन जैसा कि मिर्जा साहब ने बताया कि जी 4 टीमें सेमीफाइनल में वो भी देख रहे हैं। गिलक्रिस्ट ने भी अनाउंस कर दिया कि 4 टीमें देख रहे हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। जनाब, इसके साथ ही मुझे और फहीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।